वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार साउंड चेक करिएगा क्योंकि मेरी आवाज सही नहीं आ रही होगी। ठीक है, मेरा गला खराब है। तो एक बार साउंड वगैरह चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है, तभी क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए, मुझे लग रहा है कि इतनी आवाज में भी काम बिल्कुल आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। वेरी गुड आफ्टरनून डियर। बहुत अच्छे। चलिए ठीक है। तो बच्चे, आपके 4 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं मेरी तरफ से। अभी आपकी तरफ से मुझे नहीं पता है कि आपकी तरफ से कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। चैप्टर को कंप्लीट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको जो क्लासेस आपकी हुई हैं वो कवर करनी है। फिर इसके बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं डिटेल में। ठीक है, 1 से 2 बार नोट्स आपको पढ़ने हैं। और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तब जाकर आपकी तरफ से कोई चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से हुआ है। चलिए, तो बच्चे आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, साइकोमेट्री, और ये आपका होगा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका साइकोमेट्री। अगर चैप्टर नंबर 5 की हम बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका रीजन क्या है बच्चे, इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपके एक तो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि भैया पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और हम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, तो चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसके अलावा आपके बाकी के जो टॉपिक हैं, ठीक है, या आप डेली लाइफ की बात करोगे, यहाँ पर भी इस चैप्टर से हमें काफी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना हमें काफी जरूरी है। जैसे आपका एसी होता है, रेफ्रिजरेटर में कहीं भी साइकोमेट्री की जरूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन आपका जो विंडो एसी होता है, आपका जो स्प्लिट एसी होता है, ठीक है, इन सभी में साइकोमेट्री की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा साइकोमेट्री। और साइकोमेट्री का बेसिक थोड़ा बहुत मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मेरा आप लोगों से ही क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताइएगा कि साइकोमेट्री क्या होती है और साइकोमेट्री की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। व्हाट इज साइकोमेट्री? एक चार्ट आपको दिख रहा है, इस तरह का एक चार्ट होता है और इसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरह का एक चार्ट होता है। चार्ट का बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में चार्ट को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पर, आईटीआई लेवल पर इतना डेप्थ में नहीं है, ये बीटेक और एमटेक लेवल पर पूरा डिटेल में होता है। बाकी यहाँ पर हमें इसे पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए और हमें इस टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी चार्ट को बोला जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट। इसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी चार्ट को बोला जाता है साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट, इसी चार्ट को हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए, तो बच्चे मुझे बताइएगा कि साइकोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं और साइकोमेट्री को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों होती है, इस टॉपिक की नीड कहां पर है। क्योंकि अभी तक हमने जो रेफ्रिजरेशन देखा है वहां पर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी और हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर बनकर तैयार भी हो गया। तो ऐसा क्या है कि आगे के टॉपिक के लिए हमें साइकोमेट्री की जरूरत पड़ सकती है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि साइकोमेट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और ये साइकोमेट्री होती क्या है। वेरी गुड विनय, बहुत अच्छे।
चलिए ठीक है। वेरी गुड। चलिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बच्चे अभी तक हमने सिर्फ क्या जाना है कि एक सिस्टम हमारे पास है, जैसे पानी हमारे पास है, तो पानी को हमें ठंडा करना है, ठीक है। एक कम तापमान पर पानी को हमें स्टोर करना है या ठंडा करना है, तो सिर्फ ठंडा हमें करना है चीजों को। तो यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। किसी चीज को ठंडा करना है तो सिंपल हमने उससे हीट बाहर निकाल दी और वो चीज ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने ही शरीर की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करते हैं, तो हमारे शरीर को पड़ गई है आराम की आदत, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हम मानव शरीर की हम बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ठीक है। जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, ठीक है, जितनी भी चीजों का आविष्कार हुआ है, जितनी भी चीजें खोजी गई हैं, ये हमें सिर्फ आराम देने के लिए खोजी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले जो बोर्ड होते थे, ठीक है, सिंपल हम ब्लैक बोर्ड यूज करते थे। आपके स्कूल टाइम में जो बोर्ड होते थे, वहां पर कैसे बोर्ड होते थे, वहां पर ब्लैक बोर्ड होते थे और जिस पर चौक से लिखा जाता था, ठीक है। तो चौक से लिखो, फिर उसे मिटाओ, धूल भी उड़ती थी, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम होती थी। फिर धीरे धीरे आ गई व्हाइट बोर्ड, जिस पर मार्कर से लिखा जाता है। मार्कर से लिख दिया, लिखने में भी आसानी और साफ करने में भी आसानी। फिर व्हाइट बोर्ड का भी जमाना चला गया, अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। आप इमेज वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हमें चीजों को समझाना है और सामने वाले को समझना है। तो धीरे धीरे हम एक कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्ट जोन ही होता है इसी तरह हमारे शरीर को अच्छे से कार्य करने के लिए। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि एसी वगैरह कुछ नुकसान देने वाली चीजें हैं, ठीक है, इससे नुकसान नहीं होता है। यह हमारे शरीर को एक कंफर्ट जोन तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इस कंफर्ट जोन से हमारे शरीर की एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। एक गलत चीज को दिमाग में से हटा देना कि एसी शरीर के लिए नुकसान देने वाला होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसी से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, चीजों को एडजस्ट करने में। जैसे आपके रूम में अभी एसी चल रहा होगा, ठीक है, तो ठंडा है, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो बाहर गर्मी होगी, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज एसी से हमारे शरीर की एफिशिएंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। हम ज्यादा अच्छे से कार्य को कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चे होता क्या है कि हमारे शरीर के अकॉर्डिंग कुछ चीजों का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक टर्म हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग, एक टर्म हम यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग, ठीक है। और ये एयर कंडीशनिंग क्या होती है, एयर की क्वालिटी को हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ढाल देना, जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे ज्यादा अच्छा फील करते हैं, एयर की क्वालिटी को इस तरह से रखना, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, एयर की क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एयर की जो क्वालिटी होती है, एयर की जो गुणवत्ता होती है, इसे हम चेंज कर देते हैं और इसे हम अपने शरीर के कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो साइकोमेट्री में बेसिकली आता क्या है कि हम एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि एयर की क्वालिटी को चेंज करने की हम बात करते हैं, ठीक है। एयर की गुणवत्ता को अपने शरीर के अकॉर्डिंग ढालने की हम बात करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एयर की क्या क्या क्वालिटीज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा, उसे कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा एयर की जो प्योरिटी होती है, ठीक है, शुद्धता जो होती है, इसे चेंज करने की हम बात करते हैं, ठीक है। शुद्धता, तापमान, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बाहर की जो एयर है, आजकल की जो हवा है, ये कैसी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। और आपने देखा भी होगा, जब कभी आप लोग एसी की सर्विस कराए होंगे, तो इसका जब आप फिल्टर निकालते हो तो देखोगे इस पर कितनी सारी डस्ट, कितनी सारी गंदगी जमा हो जाती है। ये कहाँ से आती है, ये बाहर से आती है, ठीक है। और ये जब हमारे शरीर में जाएगी तो हमें बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगी।
तो एयर की जो प्योरिटी है इसे भी मेंटेन करने का काम करता है एयर कंडीशनिंग में। जो तापमान है, अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है, तो यह भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एक लगभग 20 से 26 डिग्री सेल्सियस की रेंज में हमारा शरीर बहुत अच्छा फील करता है। ठीक है, इससे कम होने पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हम फील करते हैं, और अगर इससे ज्यादा है तो तब भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो एयर कंडीशनिंग में हम बात करते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने की। एयर कंडीशनिंग में हम बात करते हैं हवा जो है, हवा की शुद्धता यानी कि प्योरिटी को कंट्रोल करने की। इसके अलावा वेलोसिटी भी मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादा वेलोसिटी जो होती है यह भी हमारे कंफर्ट जोन के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो वायु की जो गति होती है, वायु का जो वेग होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसे भी हम कंट्रोल करने की बात करते हैं। और साथ ही साथ टेम्परेचर, प्योरिटी, वेलोसिटी एंड साथ ही साथ ह्यूमिडिटी के कंट्रोल करने की भी हम बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी सभी लोग समझते होंगे, आर्द्रता। तो ये 4 ऐसी चीजें होती हैं जो एयर कंडीशनिंग में कंट्रोल करके रखी जाती हैं। ठीक है, अब इन सभी चीजों की डिटेल में एनालिसिस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? साइकोमेट्री की। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग होता है एयर की क्वालिटी को अपने शरीर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग लेकर जाना। एयर की क्वालिटी में हम बात करते हैं टेम्परेचर की, एयर की क्वालिटी में हम बात करते हैं उसकी प्योरिटी को लेकर, एयर की क्वालिटी में हम बात करते हैं उसकी वेलोसिटी को लेकर, साथ ही साथ हम बात करते हैं उसकी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को लेकर। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो कंट्रोल की जाती हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है साइकोमेट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना एयर कंडीशनिंग क्या होती है। तो एयर कंडीशनिंग है, इट इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल, it is the simultaneous control for the temperature of air, for the temperature of air, for the velocity of air, for the purity of air and for the humidity of air। ठीक है, तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग। यह हवा के तापमान, हवा के वेग, हवा की शुद्धता और हवा की नमी के लिए एक साथ नियंत्रण है। ठीक है, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने की हम बात करते हैं, इन सभी चीजों को नियंत्रित करने की हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, चलिए, तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो हेल्प लेनी पड़ती है, ये लेनी पड़ती है साइकोमेट्री की। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? साइकोमेट्री। चलिए, तो बच्चे इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक हमारी होती है मॉइस्ट एयर, जिसे हम कहते हैं नम हवा। ठीक है, जिस हवा में नमी होती है उसे हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। चलिए, तो आज एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे एक हमारी होती है मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर को हिंदी में हम कहते हैं नम हवा। नम हवा यानी कि जिस हवा में नमी होती है उसे हम कहते हैं नम हवा। ठीक है, तो साइंस की वह ब्रांच जो मॉइस्ट एयर की स्टडी करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? साइकोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जो मॉइस्ट एयर की स्टडी करती है, जो मॉइस्ट एयर की स्टडी करती है, जो मॉइस्ट एयर की स्टडी करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही कहा जाता है साइकोमेट्री। ठीक है, साइंस की वह ब्रांच जो मॉइस्ट एयर की स्टडी करती है उसे ही हम क्या कहते हैं? साइकोमेट्री कहते हैं। मॉइस्ट एयर क्या होती है? ऐसी हवा जिसमें नमी होती है, इसे हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो बच्चे मॉइस्ट एयर की अगर हम बात करेंगे तो मैं मॉइस्ट एयर को यहाँ पर लिखूंगा, मैं मॉइस्ट एयर को यहाँ पर लिखूंगा MA से। ठीक है, तो MA का मतलब क्या है? मॉइस्ट एयर। इसी तरह जहां पर हम वर्ड यूज करेंगे ड्राई एयर, ड्राई एयर यानी कि शुष्क हवा। ठीक है, ड्राई एयर होती है शुष्क हवा, यानी कि ऐसी हवा जिसमें नमी नहीं होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्राई एयर। ठीक है,
जिसमें नमी नहीं होती है, जिसमें नमी नहीं होती है, जिसमें नमी नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ड्राई एयर। ठीक है, तो बच्चे अगर मॉइस्ट एयर Ma की हम बात करेंगे तो मॉइस्ट एयर Ma होती है ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर को हिंदी में हम कहते हैं पानी की भाप। ठीक है, H2 वेपर। चलिए तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट एयर जो होती है यह आपकी नम हवा होती है, यानी कि जिसमें नमी होती है, जिसमें पानी की भाप मिली हुई होती है, इसे हम कहते हैं मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर की जो स्टडी करती है साइंस की वह ब्रांच क्या कहलाती है? साइकोमेट्री कहलाती है। अगर मॉइस्ट एयर की हम बात करते हैं तो मॉइस्ट एयर क्या होती है? ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, अगर हम बात करेंगे ड्राई एयर की तो यह एक प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, यह एक प्योर सब्सटेंस होता है, यानी कि यह एक शुद्ध पदार्थ बिल्कुल होता है। ठीक है, यह एक शुद्ध पदार्थ बिल्कुल होता है। लेकिन मॉइस्चर की हम बात करेंगे तो यह प्योर सब्सटेंस, यह प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, यह प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, यानी कि एक शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मैं आपको बता चुका हूं, जैसे पानी आपने लिया, पानी आपने निकाल लिया तो हर जगह पर आपको दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अगर ये कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, वो हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम रहता है उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है? तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस को हिंदी में हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। एक हमारा होता है यहाँ पर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसकी केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम होती है, सेम होती है, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको लिया कि मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक आसान सा एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक वेसल है और इस वेसल के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया, इस बर्तन में मैंने क्या करा? इस बर्तन में मैंने पानी भर लिया। इस तरह से इस बर्तन में हमने क्या करा? सारे में पानी भर लिया। ठीक है, तो मैं अब कहीं भी जाऊंगा, मान लिया मैंने यहां से पानी लिया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? H2O मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। मैंने अगर यहां से पानी लिया तो ये भी क्या होगा? ये भी H2O होगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। मैंने अगर यहां से पानी लिया, यहां से भी मुझे क्या मिला? H2O मिला, यानी कि हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो जहां पर हर जगह केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और अगर यह केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है उसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो एक हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, एक हमारा क्या होता है? एक हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस जिसे हिंदी में हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ,
एक हमारा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसका केमिकल कंपोजिशन जिसका केमिकल कंपोजिशन जिसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है बदल जाता है इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम रहता है उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट की हमें यहाँ पर कहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो बच्चे जैसे कि आसान सा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक बर्तन है। ठीक है, और इस बर्तन में मैंने पानी लिया और तेल को एक साथ मिला दिया। मैंने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में क्या किया, मैंने इस बर्तन में मैंने पानी लिया। ठीक है, इस बर्तन में मैंने पानी लिया इस तरह से, तो ये तो आ गया सारा पानी, तो ये तो आपका हो गया पानी यानी कि H2O। ठीक है, और एक मैंने क्या लिया, इसमें तेल मिला दिया। ठीक है, इसमें मैंने एक तेल मिला दिया यानी कि ऑयल मिला दिया, और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ऑयल होगा, जो तेल होगा, इसकी सरफेस पर तैरेगा। ठीक है, और कुछ अनवांटेड सब्सटेंस कोशिश करते हैं आपको परेशान करने की, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपको उनसे परेशान नहीं होना है क्योंकि क्लास उनकी भी होती है। हाँ, ये एक सर हैं तुम्हारे, इनका यही काम है कि चलती हुई क्लास में डिस्टरबेंस करना। हाँ, ये आलोक सर हैं, सब जानते हैं, इनका यही काम है। चलिए, तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया जिसमें हम
चलिए ठीक है सर। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर कोई ऑयल मिला लिया, ठीक है, ऑयल यानी कि तेल, यहाँ पर हमने इसके साथ कोई ऑयल यानी कि तेल मिला लिया है, ठीक है। तो जैसे कि सभी को पता है कि तेल हल्का होता है, पानी भारी होगा, तो पानी नीचे होगा और तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑयल प्लस वाटर का एक कॉम्बिनेशन लिया। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, कि अगर हम अलग अलग जगह पर जाकर इसका एक टुकड़ा काट लें और देखें कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सेम है या डिफरेंट है, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो मान ली मैंने यहां पर लिया, तो यहां पर तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा। अगर मैंने यहां से एक हिस्सा लिया तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी मिलेगा। अगर मैं बच्चे अगर मैं यहां से कोई हिस्सा लेता हूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ऑयल मिला, ठीक है, तेल मिला। अगर मैं यहां से कोई हिस्सा इस तरह से लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑयल प्लस वाटर मिलेगा। तो इस केस में ये हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इस केस में ये हमारा एक इम्प्योर सब्सटेंस हो जाता है। चलिए, अब बात आती है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े, ठीक है, हमें इनकी यहाँ पर क्या जरूरत है, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि पेपर में हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं कि हमारी जो ड्राई एयर होती है ये प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। इसी तरह से इसी तरह से चलिए, तो पेपर में हम लोगों से दो चीजें पूछी जाती हैं, क्या, सबसे पहला कि जो ड्राई एयर होती है, जो ड्राई एयर होती है, ड्राई यानी कि जो शुष्क हवा होती है, जो शुष्क हवा होती है, यह एक प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह से मॉइस्ट एयर जो होती है, मॉइस्ट एयर जो होती है, जो कि ड्राई एयर जो कि ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन होती है, जो कि ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर का कॉम्बिनेशन होती है, यह हमारी एक प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो बच्चे इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। बच्चे अगर हम बात करेंगे ड्राई एयर की, तो यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा, तो ये हमारी होती है प्योर सब्सटेंस, ये हमारी होती है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ये हमारी होती है प्योर सब्सटेंस। क्योंकि हवा में जितनी सारी गैसेस मिली हुई हैं, इनका केमिकल कंपोजिशन बाय नेचर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये नहीं बदलता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति ने ही हमें केमिकल कंपोजिशन तैयार करके दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर की हम बात करेंगे, तो बच्चे इसमें जो वाटर वेपर होती हैं ये कम या ज्यादा अलग अलग जगह पर हो सकती हैं, ठीक है, कम या ज्यादा हो सकती हैं, कम या ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो जो वाटर वेपर होगी ये कहीं पर कम या ज्यादा हो सकती हैं। ड्राई एयर का केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मॉइस्ट एयर में जो वाटर वेपर मिली होती हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ का जो नमी है हवा में ज्यादा हो, ठीक है। जैसे रूम के अंदर पंखा चल रहा है, रूम के अंदर कूलर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कूलर क्या करता है, नमी को बढ़ा देता है। कूलर में वही पानी हम डालते हैं, पानी से क्या होती है, नमी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरे कमरे में गए, हो सकता है कि वहां पर नमी कम हो। इसी तरह से बल्ब के कांटेक्ट में या रूम के इधर उधर कोने में भी यह नमी की मात्रा अलग 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 हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो मॉइस्चर हमारी होती है यह हमारी एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है, ठीक है। मॉइस्चर हमारी जो होती है यह हमारी एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है, ठीक है। ये हमारी प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, ये हमारी शुद्ध पदार्थ होती है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो यह हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है। क्योंकि नमी की मात्रा ये बदलती रहती है, ठीक है, एक ही जगह पर, एक स्थान पर हम यहाँ हैं,
नमी की मात्रा कुछ है, कहीं और जाएंगे नमी की मात्रा कुछ और हो जाएगी, कहीं और जाएंगे नमी की मात्रा कुछ और हो सकती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा ना, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं कि आज भाई नमी कितनी है, तो आज 10% ह्यूमिडिटी है, आज 20% ह्यूमिडिटी है, आज 30% ह्यूमिडिटी है, आज 40% ह्यूमिडिटी है। और आप सभी को पता होगा कि जैसे ही ये ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर होती है तो वहां पर बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 90 से लेकर 100 तक क्या रहते हैं, बारिश यानी कि वर्षा होने के चांसेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज घटती बढ़ती रहती है, इसी वजह से मॉइस्ट एयर हमारी इम्प्योर सब्सटेंस होती है, लेकिन ड्राई एयर की अगर हम बात करेंगे ये हमारी एक प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक है, चलिए तो बच्चे साइकोमेट्री की हमने बात करी। साइकोमेट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर। यह विज्ञान की वह शाखा है जो नम हवा के गुणों से संबंधित है। ठीक है, यह मॉइस्चर से क्या करती है, रिलेट करती है। मॉइस्चर इज ए कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम मॉइस्चर की हम बात करेंगे तो मॉइस्चर आपकी क्या होती है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्चर हमारी क्या होती है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। नम हवा, शुष्क हवा और जल वाष्प की एक संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ड्राई एयर इज ए प्योर सब्सटेंस बट द मॉइस्ट एयर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। शुष्क हवा एक शुद्ध पदार्थ है लेकिन नम हवा एक अशुद्ध पदार्थ है। वी हैव सीन दैट एट सम प्लेसेस देयर इज हाई ह्यूमिडिटी। कुछ स्थानों पर यह ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज्यादा होती है और कुछ स्थानों पर यह वैल्यू कम होती है। कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है और इसी वजह से हमारी जो मॉइस्ट एयर होती है यह हमारी एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है और ड्राई एयर हमारी एक प्योर सब्सटेंस होती है। चलिए एक बार यहां तक देखो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए एक बार यहां तक सभी लोग आ जाओ, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए चलिए देखिएगा बच्चे ध्यान से। तो अब साइकोमेट्री में कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं, उन्हीं टर्म्स का मतलब देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहला टर्म्स हम देखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, तो साइकोमेट्री में कुछ टर्म्स हम देखते हैं और इन्हीं टर्म्स का मतलब जानेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहला इसमें है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो और इसे डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। ठीक है, चलिए स्पेसिफिक होता है विशिष्ट, इसे हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट, और ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हिंदी में हम बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, और ये आप तो समझते होंगे आर्द्रता अनुपात। ये आपका हो जाता है आर्द्रता अनुपात। तो बच्चे अभी हम जानेंगे कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे दो चीजें हैं। देखिए
यहां पर दो टर्म हम रिलेट करते हैं, आपने सुने भी होंगे, ठीक है, आज भी हम बात करेंगे। एक वर्ड है यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि विशिष्ट आर्द्रता, और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, दो वर्ड हमें यहां पर समझने हैं। एक मैंने आपसे बताया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे हम बोल रहे हैं विशिष्ट आर्द्रता, और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। अब बात आती है कि इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस होता है कि हम इन्हें अलग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों ही वर्ड जो रिलेट करेंगे ये नमी की मात्रा को, ठीक है, जितना मॉइस्चर कंटेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में, उसी को ही रिलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों वर्ड अपने आप में कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो बच्चे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है यह एक्चुअल वाटर कंटेंट बताती है कि हवा में कितना है। ठीक है, हवा में वास्तविक नमी की मात्रा कितनी है ये हमें बताती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है हमें क्या बताती है कि हवा में नमी की वास्तविक मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए इसे एक नंबर से हम लिख सकते हैं, जैसे 0.001 मैंने कहा, या 0.002 मैंने कहा, या 0.003 मैंने कहा। ठीक है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो ये नंबर हमें बता रहे हैं कि हवा में वास्तविक मात्रा कितनी है नमी की। ठीक है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है या वाटर वेपर कितनी है, ये हमें बताती है कौन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नामी क्या है, सापेक्ष, यानी कि यह हमें वास्तविक मात्रा नहीं बताती है, यह हमें परसेंटेज के टर्म्स में नमी बताती है, यानी कि 10% है, या 20% है, या 30% है, या 40% है, या 50% है। इस तरह से ये हमें परसेंट में बताती है, यानी कि ये हमें एक्चुअल में नहीं बताती है। ठीक है, वास्तविक रूप से नमी की मात्रा कितनी है ये हमें बताती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और परसेंटेज के टर्म्स में हमें बताती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ध्यान से देखिएगा कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती क्या है? चलिए, किसी को अगर याद है तो मुझे बिल्कुल बताओ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हिंदी में हमने इसे कहा विशिष्ट आर्द्रता, ह्यूमिडिटी रेशियो आर्द्रता अनुपात, और इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। चलिए ध्यान सुनेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, एमवी की आप यहां पर बात करोगे तो एमवी यहां पर क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर। एमवी यहां पर है मास ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, यानी कि पानी की भाप का द्रव्यमान, भाप कह सकते हो, वाष्प कह सकते हो। ठीक है, एमए क्या है, शुष्क हवा का द्रव्यमान। ठीक है, मास ऑफ ड्राई एयर, मास ऑफ ड्राई एयर। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, यह एक अनुपात होता है किसका, एमवी यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर का टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की हम बात करेंगे तो ये हो सकती है ग्राम, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। या इसे हम लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ यानी कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, या 10⁻³ किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपको याद रखना है, और क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622
पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं? ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा के। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले का डिस्कशन थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलिए यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां तक एक बार देखो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, या ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में तो 10⁻³ किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। चलिए तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। दूसरा फॉर्मूला बच्चे मैंने आपको जो बताया है अभी, ये क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पीवी अपॉन पी माइनस पीवी। ठीक है, तो अगर P की बात करोगे तो P यहां पर होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यानी कि कुल दाब। और अगर पीवी की बात करोगे तो पीवी यहां पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? आंशिक दाब। तो पीवी यहां पर क्या है? वाटर वेपर का आंशिक दाब। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका हो गया 0.622 पीवी अपॉन पीवी पी माइनस पीवी, और एक आपका हो गया ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम ए। ठीक है, चलिए तो बच्चे हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, जिसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? जिसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। चलिए तो ये होती क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर इन ए गिवन वॉल्यूम, यानी कि जो तापमान होगा और जो आयतन होता है यह क्या होगा? कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। ठीक है, इसे दिए गए आयतन और दिए गए तापमान पर जल वाष्प के द्रव्यमान प्रति किलोग्राम शुष्क हवा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में ओमेगा इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वे, एम वी अपॉन एम ए, ये आपकी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा, यही आपका होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा। चलिए तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा। ठीक है यहां तक? अरे बोलो भाई, यहां तक सही है या कहीं पर कोई डाउट है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा या ह्यूमिडिटी रेशियो ओमेगा। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बच्चे में जानना है यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट हमें यहां पर समझना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसे हिंदी में बोला जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इसे हिंदी में बोला जाता है क्या? सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता, और इसे हम डिनोट करते हैं किससे? पाई से। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हमने डिनोट करा ओमेगा से। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं या ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं, इसे हमने डिनोट करा ओमेगा से। दूसरा हमारा यहाँ पर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, और इसे हम डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो बच्चे पाई क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वी एस इज इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी एस। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाई इज इक्वल टू एम वी अपॉन एम वी एस। ठीक है, चलिए तो बच्चे यह कुछ इस तरह से होता है। देखिए, मान लिया मैं कहता हूं कि हमारी ये हवा है, ठीक है, हमारे आसपास हवा है। अब इस हवा में कितनी ज्यादा से ज्यादा नमी को मैं मिला सकता हूं? ठीक है, तो ये होती है हमारी MVS। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड कंडीशन। जैसे सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? MVS यहाँ पर क्या है? मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, सैचुरेशन मतलब, सैचुरेशन वर्ड का मतलब समझिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सैचुरेशन वर्ड होता है, इस सैचुरेशन वर्ड का मतलब समझना है कि सैचुरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि हम सभी ह्यूमन हैं, ठीक है, तो हमारे काम करने की, पढ़ने की, हर चीज की एक कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती होगी। तो मैंने कहा कि सारे जो ह्यूमन हैं, ठीक है, तो हमारी जो एक कैपेसिटी है पढ़ने की, मैं कहता हूं कि ये लगातार 12 घंटे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लगातार 12 तो हो गई कि कितना हम पढ़ सकते हैं। अब 12 में से कितना हम पढ़ते हैं? ठीक है, 12 में से कितना हम पढ़ते हैं, यानी कि 3 घंटे पढ़ते हैं, या 4 घंटे पढ़ते हैं, या 5 घंटे पढ़ते हैं, या 6 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है, तो 12 में से कितना हम पढ़ सकते हैं। तो सैचुरेशन वो होता है, सैचुरेशन एक मैक्सिमम पॉइंट होता है कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से पानी में भी एक मैक्सिमम जितना नमी हम मिला सकते हैं, हवा में जितनी मैक्सिमम नमी हम मिला सकते हैं, ये होती है सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि इससे ज्यादा नमी अब हवा में नहीं मिलाई जा सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा कि हमारी हवा है, ये हवा है, ठीक है, ये सारी हवा है। मैं कहता हूं कि इसमें हम मैक्सिमम 20 यूनिट पानी के मिला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक कमरा है, ये एक रूम है हमारे पास। ठीक है, कि ये रूम हो गया, और इस रूम के अंदर क्या है? इस रूम के अंदर एयर है, यानी कि हवा है। मैं कहता हूं कि और ये हवा कितनी है? ये हवा 100 यूनिट है। यह हवा कोई 100 इकाई है। ठीक है, यह एक 100 यूनिट एयर। अब मैं कहता हूं कि भाई इसमें
मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी नमी, ज्यादा से ज्यादा कितनी वाटर वेपर मिला सकता हूं? मैंने कहा कि मैं इसमें 20 यूनिट वाटर वेपर मिला सकता हूं। मैं इसमें 20 यूनिट वाटर वेपर मिला सकता हूं। इससे ज्यादा जो नमी है ये हवा एब्जॉर्ब यानी कि ग्रहण नहीं कर सकती है, इसे नहीं अपना सकती है। ठीक है, तो ये 20 यूनिट क्या हो जाती है? ये हो गई हवा की सैचुरेशन कंडीशन। ये हो गई हवा की सैचुरेशन कंडीशन, यानी कि हवा इससे ज्यादा नमी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इससे ज्यादा नमी को ग्रहण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये तो सैचुरेशन कंडीशन हो गई। अब ये तो मैक्सिमम है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितनी परसेंट है? मान लिया ये 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक टाइम पर 20 भी हो जाती है। ठीक है, तो इन इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या कहलाता है? यही आपका होता है एक तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हवा में कितनी मैक्सिमम नमी एब्जॉर्ब कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, ठीक है, इसका रेशियो टू द अभी कितनी नमी है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। यही कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज इक्वल टू एमवी। एमवी यहां पर क्या है? एमवी यहां पर है मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, पानी की वाष्प का द्रव्यमान। एमवी क्या हो गया? मास ऑफ वाटर वेपर यानी कि पानी की वाष्प का द्रव्यमान। और एमवीएस हो गया यहां पर मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि संतृप्त अवस्था में पानी की वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, संतृप्त अवस्था में, संतृप्त अवस्था में, संतृप्त अवस्था में पानी की वाष्प का द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, एमवी हो गया यहाँ पर मास ऑफ वाटर वेपर और एमवीएस हो गया यहाँ पर मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि संतृप्त अवस्था में पानी की वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, यही कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा। मैंने कहा कि भाई मैं हवा में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी मिला सकता हूं? मैंने कहा 50 यूनिट। मैं हवा में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी मिला सकता हूं? मैंने कहा 50 यूनिट। और अभी हवा में कितना पानी है? अभी हवा में कितना पानी है? मैंने कहा कि भाई 40 यूनिट है। ठीक है, मैंने कहा कि 40 यूनिट है, तो 40/50 ये हो गया 0.8 या 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। ये हो गई 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। कितना ज्यादा से ज्यादा नमी हवा में हो सकती है और कितनी अभी है, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। जैसे कि अपना आप मोबाइल खोलोगे और इसमें आती है वेदर की इंफॉर्मेशन, और मैंने क्लिक किया वेदर की इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, तो इसमें नीचे आ रहा होगा, देखना ध्यान से, इसमें एक टर्म आ रहा होगा ये 43%। क्या है इसमें? 43% ह्यूमिडिटी। और ये बेसिकली कौन सी है? ये बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ठीक है, यानी कि अगर 100% एब्जॉर्ब कर सकता है मैक्सिमम हवा पानी, अभी कितना है? सिर्फ 43% है।
और जैसे ही ये 90% होता है तो बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं और 100% पर बारिश होने लगती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि अभी जो एटमॉस्फेयर में जो आपके मोबाइल में जो डेटा शो कर रहा है, ठीक है, वेदर का, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 43% ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अभी कितना लिखा हुआ है, इस तरह से पूरा लिखा आ रहा है कि 28 डिग्री क्या है, सेल्सियस टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, 43% है। ठीक है, तो ये कौन सी ह्यूमिडिटी है, ये बेसिकली आरएच की बात कर रहा है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। ये बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहा है। ठीक है, यह है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता की बात कर रहा है। ठीक है, मान मैंने कहा कि हवा में मैक्सिमम नमी जो हम मिला सकते हैं 100 यूनिट मिला सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो है, अभी जो है ये कितना है, ये 43 यूनिट, ये 43 यूनिट है भाई। तभी तो कितना हुआ, तभी तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43/100 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 43%, ये कितना हो जाएगा 43%। तो कुछ कुछ समझ में आया होगा कि कितनी नमी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, और कितनी अभी है, इन दोनों का अनुपात जो होता है यही कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर यानी कि mv, मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, इन ए गिवन वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, इसे एक ही तापमान पर दिए गए आयतन में संतृप्त स्थिति के तहत जल वाष्प के द्रव्यमान, ठीक है, जल वाष्प के द्रव्यमान मास ऑफ वाटर वेपर, ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू जल वाष्प का द्रव्यमान, जल वाष्प का द्रव्यमान अपॉन संतृप्त अवस्था में जल वाष्प का द्रव्यमान अपॉन संतृप्त अवस्था में जल वाष्प का द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होता है यही आपको क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। इन दोनों का जो रेशियो होगा यही क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ये क्या बताती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वास्तव में कितनी वाटर वेपर हवा में मौजूद है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है कि कितनी अभी ये और ग्रहण कर सकती है। ठीक है, मान ली मैंने कहा कि हवा ज्यादा से ज्यादा 100 यूनिट कर सकती है, लेकिन अभी कितनी है 20 है, यानी कि अभी ये 80 यूनिट और ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो ये सापेक्षिक आर्द्रता को बताती है। जैसे अभी मैंने कहा कि 43% क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी कि अभी 57% नमी की मात्रा को हवा और ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वेयर एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स इनडायरेक्टली द मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट एयर। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रेजेंट एयर।
विशिष्ट आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को इंगित करती है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान हवा की नमी अवशोषण क्षमता को इंगित करता है। यानी कि जो हवा है यह अभी कितनी नमी को और ग्रहण कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि अभी कितनी है 43% है, यानी कि 57% अभी नमी को हवा और ग्रहण कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ये आपकी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए तो जल्दी से देखकर एक बार मुझे यहां तक बताइएगा कि यहां तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या किसी पॉइंट में डाउट है, क्योंकि आज की क्लास को हम रखेंगे इतना ही और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए ठीक है, तो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है फिर।